अस्सलाम वालेकुम। हैदर वॉइस चैनल में आप सबको खुश आमदीद। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। मुझसे मिलिए, मेरा नाम है सरफराज अहमद। मौका मिला है कि आपसे अपनी अनोखी कहानी शेयर करूं, अपने दिल की किताब आपके सामने खोल दूं। इसमें मैं किसी बुग़्ल से काम नहीं लूँगा। हर वाक़या जिस तरह है वैसे ही बयान करूँगा, कोई बात भी राज में नहीं रखूँगा। अपनी कहानी सुनाने से पहले मैं आपसे अपना तारुफ़ करवाना चाहता हूँ, क्योंकि इस तारुफ़ का कहानी से गहरा ताल्लुक़ है, वरना मैं अपने बारे में बताते हुए कुछ झिझक या कुछ शर्म महसूस करता। लोगों का ख्याल है कि मेरा रंग कश्मीरी सेब की मानंद है। मेरी आंखों में एक ख़ास कशिश है, एक जाज़बियत है। इस वक्त आज भी यानी मेरी उम्र काफ़ी हो चुकी है। मेरी कमर चीते की मानंद पतली है। हाँ, ये दुरुस्त है कि उस उम्र में भी खुद को चुस्त व तवाना महसूस करता हूँ और बड़े बड़े जवान मेरे सामने शर्माते हैं। और फिर जदीद नस्ल, इनके बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता। इनके नाजुक कंधे कब बहुत बर्दाश्त कर सकते हैं। खैर, मेरा मकसद किसी पर तंज करना नहीं। मैं अपनी कहानी सुना रहा हूँ। रणधीरगढ़ के नवाह में मौजा संदीला मेरा आबाई वतन है। पुरखों से जागीरदारी रही और नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती रही। ये जागीर के चक्कर भी खूब होते हैं। दरअसल दौलत की मुख्तलिफ शक्लें होती हैं। हाँ, एक खसूसियत हमेशा यकसा रहती है कि ये हमेशा फसाद की जड़ रही है। खुद मेरा ख़ानदान भी तरह तरह के खूनी वाक़यात से भरा पड़ा है। ऐसा भी हुआ है कि एक ही ख़ानदान कई नस्लों तक आपस में टकराता रहा और उसके बाद जो कुछ हुआ उसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। किसी और के बारे में क्या कहूँ, खुद मेरी शख्सियत देख लें। अपनों ने क्या क्या नहीं किया मेरे साथ। किसी की शिकायत करना मेरा मकसद नहीं। कहानी का एक बाब है और मैं वादा कर चुका हूँ कि हालात कैसे भी हों उन्हें मैं बताने से बुखल से काम नहीं लूँगा। वालिद साहब रिवायती जागीरदार थे, सख्त गिर, असूल पसंद, खुदा तर्स, लेकिन सादा मिजाज, चकनी चुपड़ी, झूठी सच्ची बातों से जल्द मुतासिर होने वाले। हमारे यहाँ शादियाँ भी आपस में ही अमूमन तय पाती थी ताकि खून खराबा ना हो। और यूं भी ख़ानदान इतना वसी था कि ना लड़कियों की कमी थी और ना लड़कों की। खुद मेरी 5 बहनें और 3 भाई थे। इस तरह हम 9 बहन भाई थे। बहनों और भाइयों के दरमियान मेरा नंबर 6ठा था और ये नंबर कोई अहमियत नहीं रखता, ना छोटों में ना बड़ों में। बस घर के एक आम फर्द की हैसियत से परवरिश पाई थी। हाँ, सबसे बड़े भाई और सबसे छोटी बहन की चाहत बेहद थी। सबसे बड़े भाई वालिद साहब को यूं फ़ौक़ियत देते कि वो उनका पहला कारनामा थे, जिसे अंजाम देकर उन्होंने अपनी मर्दानगी का सबूत दिया था। और सबसे छोटी बेटी इसलिए लाडली थी कि उसके बाद वालिद साहब ने हथियार डाल दिए थे और इस मैदान में आगे बढ़ने की सकत नहीं रही थी। रह गए हम बीच के, तो बस कभी कभार कोई बची खुची प्यार की नज़र हम पर पड़ जाती, वरना कोई ख़ास तवज्जो नहीं थी। बड़े आदमियों के बच्चे जिस तरह तालीम हासिल करते हैं उसी तरह हमने भी की। मेरी बदकिस्मती थी कि शक्लो सूरत में मैं तमाम भाइयों से अच्छा था और उनकी मुखासमत की वजह एक ये भी थी कि सब के सब अपने मजाखिल थे। सबसे बड़े और मंझले भाइयों ने जिम्मेदारी के अमूर संभाल कर वालिद साहब की निगाहों में ख़ास अहमियत हासिल कर ली। बाकी 2 भाइयों ने उल्टी सीधी शिकायतें करके कोई मकाम हासिल कर लिया। मैं शिकार का शौकीन था। फुर्सत के लम्हात बस शिकार में गुजरते। मैं तबीयत में भी ज़रा दूसरे भाइयों से अलग था। जब घर में मेरी कोई अमीर नहीं थी तो फिर मैं किसी को क्यों घास डालता। बस मेरा बहादुर दिलावर होता, मेरी प्यारी बंदूक होती और मैं। दिलावर मेरे घोड़े का नाम था जो दुनिया में सबसे ज़्यादा मुझे चाहता था। बंदूक भी मुझे बहुत अजीज़ थी क्योंकि उसने कभी मेरा मान नहीं तोड़ा था। जिस पर दाग दी उसकी ज़िंदगी ख़त्म। क्या मजाल जो एक बार भी धोखा दिया हो। तालीम से फारिग होने के बाद दरअसल मेरे वालिद साहब को मेरे बारे में कुछ सोचना चाहिए था, ना कि मुझे। हाँ, अगर वो कोई मुनासिब काम मुझे सुपुर्द करते और मैं ना करता तो यकीनन नालायकों की फहरिस्त में अपना नाम लिखवाता। लेकिन वालिद साहब मुंतज़र रहे कि मैं उनसे अपना मुस्तकबिल बनाने की दरख्वास्त करूं और ये मेरी सरशत में शामिल नहीं था। चुनाचे फारिग होने के बाद मेरा शिकार का मशगला और ज़ोर पकड़ गया। मुमकिन है वालिद साहब ज़्यादा तवज्जो ना देते मेरे ऊपर, लेकिन एक हादसा हो गया जिसने ख्वाम मेरे दुश्मन पैदा कर दिए और उन दुश्मनों की दुश्मनी रंग लाई। हमारी एक फुफीजात बहन थी, सईदा जुलेखा। जुलेखा की तरह ही उन्होंने हुस्न पाया था, सादा सी मासूम, लेकिन दर पर्दा आफत की परकाला। मेरी परेशानियों में उनका बड़ा हाथ था।
बड़े भाईजान की मंजूर नज़र थी और भाईजान भी उन पर हजार जान से आशिक थे। यूं भी शादी के तमाम हकूक बड़े भाईजान के नाम महफूज थे, क्योंकि बड़े जो ठहरे। चूंकि ख़ानदान की लड़की थी, इसलिए यह सोचने का सवाल ही नहीं था कि कोई इनकार की गुंजाइश थी। वालिद साहब ने फूफी को पैगाम दिया। फूफी खुशी से फूले न समाई। भला उन्हें क्या एतराज़ हो सकता था, उनकी लड़की को तो मर्तबा मिल रहा था। लेकिन जुलेखा खानम वो ना निकली जो नज़र आती थी। लड़कियों से शादी के बारे में ना पूछने का असूल हमारे यहाँ भी था। भला लड़कियों से भी ऐसी कोई बात पूछी जाती है? लेकिन वो ना हुआ जो बुजुर्ग चाहते थे। शादी की तैयारियां हो रही थी कि जुलेखा का एक खत वालिद साहब के नाम आया, बंद लिफाफा। वालिद साहब के हाथ में था, उन्हें मालूम नहीं था कि यह खत किसका है। बहरहाल खोला तो जुलेखा का खत था। हैरत से खोला, बड़ा मुदल्लल और मौसर खत था। लिखा था, प्यारे मामू जान आदाब। मुझे नाज है कि मेरी रगों में भी वही खून गर्दिश कर रहा है जो आपकी रगों में है, और मुझे इस बात पर भी नाज है कि आप अदलो इंसाफ और असूल के पाबंद हैं। अगर ये खुदा न खास्ता आप ऐसे ना होते तो मैं कभी ये जुर्रत ना करती। लेकिन मैं एक शरई मसला आपके सामने रख रही हूँ। मामू जान, हमारे मज़हब ने औरत को भी एक हैसियत दी है। वो भी अपनी ज़िंदगी के साथी को मुंतखब करने का हक़ रखती है, अपनी राय दे सकती है। न जाने क्यों इस मामूली हक़ को भी नज़रअंदाज किया गया, हालांकि ये ज़रूरी था। एक खुदा तरस और खुदा परस्त इंसान होने की हैसियत से आप कम अज़ कम मेरे इस हक़ पर गौर कीजिए। इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि मेरी ज़िंदगी का फ़ैसला भाईजान के साथ ना किया जाए। मैं उन्हें अपने जहन में वो जगह नहीं दे सकती जिसका आप सोच रहे हैं। मामू जान, मैं आपसे अपना हक़ तलब कर रही हूँ। हाँ, अगर मुझसे मेरी पसंद पूछी जाए तो मैं इस बेहयाई की मुर्तकिब हो रही हूँ। मैं सरफराज अहमद के साथ शादी करना चाहती हूँ। मैं उसके साथ हमेशा खुश रहूँगी। बेशक जुलेखा के इस हक़ को चैलेंज नहीं किया जा सकता था, और वालिद साहब शरई दबाव के अलावा और कोई दबाव कबूल नहीं कर सकते थे। ड्राइंग रूम में सारी मीटिंग हुई। फूफी जान ने सर पीट लिया। जिसका जो दिल चाहा अदाकारी की। ख़ानदानी वक़ार ख़तरे में पड़ गया। कुछ लोगों को इस शादी की इतला भी मिल चुकी थी। चुनाचे हंगामी बुनियाद पर तय किया गया कि कुछ भी हो, ख़ानदान की लाज तो रखनी है। अगर भाईजान न सही तो सरफराज ही सही। हालांकि इस गधे की शादी का भी कोई सवाल नहीं था, भला उसकी भी कोई हैसियत है? कुछ भी था, सरफराज भी जिम्मेदार का बेटा था। कुछ आंसू पोंछे जा सकते थे। चुनाचे कुर्बानी के बकरे का इंतज़ार किया जाने लगा, और जब बकरा शिकार से वापस आया तो वालिद साहब की अदालत में तलब हुआ। आंखों में बेरहमी थी वालिद साहब के। वालिद साहब भी इस बात से खुश नहीं थे, लेकिन उनके लहजे में नरमी और ठहराव था। ये अजीब हालात देखकर मेरा माथा ठनका, लेकिन मेरे फरिश्तों को भी मालूम नहीं था कि असल मामला क्या है। सरफराज, वालिद साहब की आवाज़ गूंजी। जी अब्बाजान, मैंने गर्दन झुकाकर कहा। तुम्हें एहसास है कि तुम आज हमारी नज़रों में कोई हैसियत हासिल नहीं कर सके? बड़े अहानत आमेज़ अल्फाज थे, बाप की ज़ुबान से अदा हुए, लेकिन एक निश्तर की सी हैसियत से मुझे अंदर चुभ गए। मेरे अंदर बगावत ने सर उभारा, ज़ुबान भी जहन के साथ शरीक हो। जी अबू, मुझे एहसास है, मैंने तलख लहजे में कहा। यह मज़ीद कमज़ोरी है। अपनी किसी कमज़ोरी का एहसास होने के बावजूद अगर इसे दूर ना किया जाए तो आदमी बेहयाई की हदूद में समझा जाता है। वालिद साहब ने सख्त लहजे में कहा। मेरा ख्याल है अब्बा हजूर, मैं इन बेहयाई की हदूद में दाखिल हो चुका हूँ जहाँ से पलटना मेरे लिए नामुमकिन है, मैंने कहा, और वो फिर गुस्से में आ गए। मेरे अंदाज से बगावत की बू आ रही थी। खुद वालिद साहब भी चौंक पड़े। बात कुछ और थी और निकल कहीं और जा रही थी, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला और बोले, सरफराज, तुम मेरी औलाद हो, मैं तुम्हें संभालना चाहता हूँ। मेरी खुशबख्ती है अब्बा हजूर कि आप मेरे बारे में भी सोचने लगे, मैंने आप उसी ज़ुबान में कहा। लेकिन मुझे आज अब्बा हजूर पर हैरत थी कि वो मेरे बारे में क्यों सोच रहे थे। जुलेखा का क्या मामला है, उन्होंने पूछा तो मैंने चौंक कर देखा। तुम इतने नालायक और बेबाक हो कि मुझे तुमसे साफ गोई से बात करनी पड़ रही है, वो गुफ्तगू जो बाप और बेटे के दरमियान नहीं होती। लेकिन मेरा ख्याल है ये तुम्हारे लिए कोई अहमियत नहीं रखती। जुलेखा का क्या मामला है, उन्होंने फिर पूछा। मैंने कहा, मुझे नहीं मालूम। क्या मुझे इसका जवाब देना पड़ेगा? और कौन देगा जलील कमीने? वालिद साहब के हाथ से सब्र का दामन छूट गया और मामला बिगड़ते देखकर सब कांप उठे। लेकिन किसी ऐसी बात का क्या मैं जवाब देता जिसका मुझे मालूम ही नहीं था। मैंने सुकून से कहा, मुझे कुछ मालूम नहीं। क्या जुलेखा और तेरे दरमियान अहदो पैमान नहीं हुए? वालिद साहब ने कहा, और मैंने खूनखार निगाहों से वहां बैठे एक एक आदमी को देखा। ये बात इनमें से किसने की है अब्बाजान? मैंने पूछा।
अब्बा जान गुस्से से बोले, मुझे अपनी बात का जवाब दो। वो मेरी बहन है अब्बा जान। बहन और भाइयों के दरमियान अहम दो पैमान होते हैं तो उनके दरमियान पाकीज़गी का रिश्ता होता है। वालिद साहब अब हैरान को होकर बोले, क्या बकवास करते हो? मैंने हमेशा जुलेखा को अपनी सगी बहन की मानंद समझा है। हाँ, अगर इस रिश्ते पर किसी ने स्याही लगाने की कोशिश की है तो मुझे इजाज़त दें कि मैं उसकी गर्दन उतार दूं, मैंने सर्द लहजे में कहा। ये बात खुद जुलेखा ने की है, अब्बा जान ने मुझे बताया। तो अब्बा जान, वो मासूम लड़की भी किसी के आलयकार बन गई है। मैं उसे इल्ज़ाम नहीं देता, बजाते खुद वो इस साजिश की अहल नहीं। मेरी ठोस गुफ्तगू से वहाँ मौजूद लोगों के हवास ठिकाने आ गए। कोई कुछ नहीं बोल रहा था। वालिद साहब को यकीन हो गया कि मैं इस सूरत हाल में बेगुनाह हूँ, मेरा कोई कसूर नहीं। तब वालिद साहब ने जुलेखा का ख़त मेरे हवाले कर दिया। मैंने सुकून से ख़त पढ़ा और उन्हें वापस किया। हालात किसी हद तक मेरी समझ में आ गए। एक बात की खुशी थी कि उनको शिकस्त हुई। इस ख़त का क्या मकसद है? वालिद साहब ने पूछा। मेरा ख्याल है इस सवाल की ज़रूरत नहीं रह जाती, एक लड़की ने अपना हक मांगा है। वालिद साहब कहने लगे, क्या तुम उसके साथ इस बात में शरीक नहीं हो? मैंने कहा नहीं। वालिद साहब कहने लगे, बहरहाल तुम एक नाकारा इंसान हो, अभी तक तुमने अमली ज़िंदगी में कदम नहीं रखा, इसलिए मुझे तरद्दुद है। मेरा ख्याल है कि तुम जुलेखा को कभी खुश नहीं रख सकते। मैंने कहा, मेरा भी यही ख्याल है कि मैं किसी को खुश नहीं रख सकता। इसमें मेरी क्या गलती है? वालिद साहब कहने लगे, गलती तुम्हारी नहीं है, हमारी है। निस्बत ज़रूर होगी और तुम्हारे साथ होगी। ख़ानदानी वक़ार को संभालना है, लेकिन तुम्हें वादा करने पड़ेगा कि तुम अपनी फजूल हरकतें छोड़कर एक काबिल इंसान बनोगे। जुलेखा से इसी शर्त पर तुम्हारी शादी होगी। वालिद साहब ने गोया मेरे पर एहसान किया। मेरा ख्याल है हर किस्म की गलतफहमियाँ दूर कर दी जाएं अब्बा हुजूर। मैंने कब कहा कि मैं जुलेखा से शादी करने का ख्वाहिशमंद हूँ? मैं किसी शादी के झमेले में नहीं पड़ना चाहता। रह गई फजूल मशागिल की बात, तो अगर मैं इन्हें फजूल समझता तो कभी इख्तियार न करता। वालिद साहब चीख कर बोले, तुम मेरे सब्र का इम्तिहान ले रहे हो। नहीं अब्बा जान, मैं ये जुर्रत नहीं कर सकता, लेकिन आप खुद ख्याल फरमाइए, मैं इसे अपनी बहन समझता हूँ, इसलिए उसके बारे में कोई और बात नहीं सोच सकता। वालिद साहब गुस्से से कहने लगे, अगर मैं तुम्हें हुक्म दूँ कि तुम जुलेखा से शादी करो? मैंने कहा, तब मेरी बहुत बड़ी बदकिस्मती होगी, क्योंकि मैं उससे शादी हरगिज़ नहीं करूँगा। तुम इस कदर खुदसर, जलील और कमीने साबित हो गए, हमें अंदाज़ा नहीं था। लेकिन तुम क्या समझते हो हम तुम्हें माफ़ कर देंगे? मैं खामोश रहा। अभी कोई फैसला ना करो, हम इसे समझाएंगे, फूफी जान ने कहा। फैसला हो जाने दें फूफी जान, मैं हर किस्म के फैसले को तैयार हूँ। आप लोगों का समझाना बेकार होगा। सरफराज, मैं तुम्हें अपनी तमाम जायदाद से आग करता हूँ। नालायक बदबख्त, फ़ौरन मेरा घर छोड़ दे, मेरी जागीर छोड़ दे। मैं तेरे वजूद को बर्दाश्त नहीं कर सकता। जलील, मैं तुझे आग करता हूँ, तूने मेरा हुक्म नहीं माना। वालिद साहब गुस्से से कांपने लगे, उनके मुंह से झाग निकल रही थी। सच बात यह है कि दुख तो मुझे बहुत हुआ, लेकिन मैं इस माहौल से इतना बेजार था कि आज़ादी चाहता था। और फिर क्या फ़ायदा ऐसी जिम्मेदारी के चक्कर में पड़ने का? कोई मेरे बारे में नहीं सोचेगा, सब अपनी ज़िंदगी के बारे में मगन है। मैं लोगों के रोकने के बावजूद घर से निकल गया। मैंने अपने जहन को आज़ाद छोड़ दिया। मैंने समझ लिया था कि वहाँ मेरा कोई हमदर्द नहीं। सबसे पहले मैंने इरशाद आबाद का रुख किया, जहाँ मेरा एक दोस्त आरिफ रहता था। आरिफ तालिब इल्मी के ज़माने में मेरे साथ था, मुखलिस दोस्त था। तालीम छोड़कर शादी कर ली, अब उसके 2 बच्चे थे। बीवी और इरशाद आबाद में अनाज का बहुत बड़ा आड़ती था। मुझे देखकर खुश हो गया। कई बार अपने यहाँ आने का कह चुका था, लेकिन मुझ जैसे आवारा गर्द के लिए वादा निभाना बहुत मुश्किल था। एक रोज़ भी उसके यहाँ नहीं जा सका। अरे मेरे नसीब कैसे खुल गए, मैं कैसे याद आ गया, वो मुझसे लिपटते हुए बोला। बस याद आ गए तुम यार, मैंने लिपटते हुए कहा। सामान वगैरह कहाँ है? क्या जल्दी भाग जाने का इरादा है? कान खोलकर सुन लो, 1 महीने से पहले नहीं जाने दूंगा, आरिफ ने कहा। 1 महीना? मैंने मुस्कुराते हुए कहा। कहो तो हमेशा तुम्हारे पास ही रह लूँ, तुम्हारे साथ कारोबार में शरीक हो जाऊँ। अरे हाय, ऐसी बातें ना करो, हमें तो हैरत होने लगी। काश ऐसा हो सकता। सच बताओ सरफराज खान, सामान वगैरह नहीं है तुम्हारे पास? सामान के झगड़े पहले नहीं पाले भाई, तो अब क्या पालूंगा? बस तन के इस लिबास में तुम्हारे पास आया हूँ। खैर लिबास की क्या कमी है, यहाँ भी हो सकते हैं तैयार। आओ तुम्हें नदीमा से मिलाऊं, बड़ी खुश होगी तुम्हें देखकर। अक्सर तुम्हारे जिक्र होता रहता है। और वो मुझे लेकर अपनी बीवी के पास पहुँच गया।
खूबसूरत सी औरत बड़ी पाकीज़ा मुस्कुराहट रखती थी, इंतहाई खलूस से मिली, पढ़ी लिखी थी, आदाब महफिल और गुफ्तगू के अंदाज जानती थी। उनके साथ रहकर मैंने सोचा शादीशुदा ज़िंदगी इतनी बुरी तो नहीं होती, बशर्ते कि उस जैसी बीवी मिल जाए। तब मेरे जहन में जुलेखा आ गई। उस अहमक लड़की को सूझी क्या थी कि वो मेरी हैसियत से भी नावाकिफ़ थी और मुझे इस मुसीबत में फंसा दिया। भाईजान मुझसे ज़्यादा काबिल इज़्ज़त और बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजार रहे थे और मुस्तकबिल के बड़े ज़िम्मेदार थे, लेकिन आखिर जुलेखा मुझसे ही शादी क्यों करना चाहती थी? मैंने तो कभी उससे इस निगाह से नहीं देखा था। आरिफ के यहाँ मुझे रहते हुए 3 दिन गुजर गए। आरिफ बहुत मोहब्बत से पुरखुलूस था, लेकिन मैंने उसे हकीकत नहीं बतानी। मैं किसी को भी इस दुख में शरीक नहीं करना चाहता था। मैं अपने हालात से खुद निपटना चाहता था। आरिफ ने मेरे लिए एक जोड़ा कपड़े भी सिलवाए, हालांकि मैंने उसे मना किया था। 5वें रोज़ मैंने आरिफ से इजाज़त चाही। अरे भाई क्या बकवास है, अभी तुम्हें आए हुए दिन ही कितने हुए, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। और फिर वहाँ तुम्हारी कौन सा बीवी इंतज़ार कर रही है? मैंने कहा आरिफ मैं वापस नहीं जाऊंगा। तो फिर? बस यार कुछ काम है। अरे कोई काम नहीं, तुम नहीं जा सकते। जिद ना करो आरिफ। अच्छा आओ मेरी बीवी से बैठकर फैसला करा लें। वो मुझे ज़बरदस्ती नदीमा के पास ले गया। नदीमा ये सरफराज जा रहा है। वो हैरत से बोली क्यों? जाना है भाभी, यहाँ तक कब तक पड़ा रहूँगा? आपको कोई यहाँ तकलीफ़ है क्या भाई? नदीमा ने कहा। नहीं भाभी, नफसा नफसी के इस दौर में आप लोगों का खलूस बड़ा हौसला अफजा है और अजनबी भी लगता है, मैंने गंभीर लहजे में कहा। अरे यार तेरे लिए खलूस की क्या कमी है, ज़िम्मेदार की औलाद है, आरिफ ने हंसते हुए कहा। ऐसी बातें मत करो आरिफ, मैंने दुखी दिल से कहा। खैर मगर तुम लोग अभी नहीं जानोगे। जाना ज़रूरी है क्या यार? हाँ यार मुझे जाना है। फिर कहाँ जाओगे? कुछ ज़रूरी काम है, दिल्ली जाऊँगा। और अगर ऐसी ही ज़रूरी बात है तो फिर मजबूरी है, लेकिन वापसी पर यहाँ रुकते जाओगे, उसने कहा। और मैंने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। भैया की उदासी तो बता रही है कि कोई याद आ रहा है, नदीमा ने हंसते हुए कहा। हाँ भाभी बहुत कुछ याद आ रहा है, लेकिन बहरहाल मैंने उन्हें तैयार कर लिया। फिर मैंने आरिफ से अलग जाकर कहा आरिफ मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। हाँ हाँ ले लो भाई, कितने पैसे चाहिए? मुमकिन है आरिफ मैं तुम्हें ये रकम वापस कभी ना कर सकूं। अरे यार लानत है रकम पर, मगर बताओ तो सही बात क्या है? कोई बात नहीं, तुम मुझे 1000 रुपये दे दो। अबे 10,000 ले ले, मगर मुझे बात तो बता। कोई बात है ही नहीं, क्या बताऊं? बहरहाल आरिफ की जिद के बावजूद मैंने उसे कुछ नहीं बताया और आरिफ ने मेरे लिए दिल्ली का टिकट मंगवा दिया। रात को मुझे स्टेशन छोड़ने आया। मैं उस वक्त आरिफ का दिया हुआ लिबास पहने था। घर के कपड़ों की मैंने गठली बना ली थी, जिसे मैंने आरिफ के हवाले उस वक्त किया जब ट्रेन छूटने में कुछ वक्त बाकी था। आरिफ मेरे दोस्त, इंसानों को समझने का मुझे कोई तजुर्बा नहीं, लेकिन तुम मेरे बचपन के साथी हो। क्या तुम्हारी मोहब्बत में भी ये बात मिसाल है कि मैं एक ज़िम्मेदार का बेटा हूँ? खुदा ने मुझे बहुत कुछ दिया है सरफराज, लेकिन इसलिए मुझे तुम्हारी जिम्मेदारी से कोई वास्ता नहीं। मुझे बस अपना दोस्त अजीज़ है, आरिफ ने संजीदगी से कहा। तब मैं तुम्हें एक बात बताऊं आरिफ, लेकिन वादा करो सिर्फ सुनोगे, उसमें मदाखलत नहीं करोगे। बताओ। वादा करता हूँ। ये गठली संभालो आरिफ, इसे मेरे घर पहुँचा देना और मेरा पैगाम दे देना कि मैं इस घर में सिर्फ इस लिबास से निकला था जो मैं वापस भेज रहा हूँ, और मैंने कुछ नहीं लिया। अरे तो क्या घर से नाराज़ होकर जा रहे हो? आरिफ ने चौंक कर कहा। निकाल दिया गया हूँ आरिफ, क्योंकि ज़िम्मेदार की बहुत सी औलादें मौजूद हैं। मेरी कमी किसी को महसूस नहीं होगी। वालिद साहब ने मुझे अपनी जायदाद से आग कर दिया है। आरिफ तो ये बात सुनकर शिश्तर रह गया। कहने लगा तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बहुत से खौफ दामनगीर थे। बहरहाल जाने दो इस बात को, मगर अब दिल्ली जाकर क्या करोगे? खुद को हंगामों में गुम कर देना चाहता हूँ आरिफ, यही मेरे लिए बेहतर है। बस मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, उसने कहा। मैंने कहा अगर तुमने मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं खुदकुशी कर लूँगा। आरिफ बराए करम इस मामले में मुदाखलत ना करो। मगर दिल्ली में तुम्हारा कौन है? इसीलिए जा रहा हूँ कि वहाँ मेरा कोई नहीं। नई दुनिया है, अपने लिए जगह बनाने की कोशिश करूँगा। सरफराज मेरे दोस्त, आरिफ को भी एक बार आजमा लो। मैं तुम्हारा दोस्त भी हूँ, तुम्हारा भाई भी। मेरे बीवी बच्चे तुम्हारी खिदमत करेंगे। आजमा चुका हूँ आरिफ, और यकीन करो तुम्हारी मोहब्बत की रोशनी हमेशा मेरे दिल में रोशन रहेगी। मेरे बेहतर मुस्तकबिल की दुआ करना। ट्रेन ने विसल बजा दी और आरिफ सर पटकता रह गया। उसने मुझे रोकने की हर कोशिश की, मगर ट्रेन रेंगने लगी। अब आरिफ कुछ नहीं कर सकता था। अगर उसे पहले इल्म हो जाता तो वो यकीनन मेरे साथ दिल्ली आने की कोशिश करता। बहरहाल मुझे कोई ख़ास उलझन नहीं थी। घर वालों की तरफ से आज बदजन नहीं हुआ था।
उन लोगों ने सलूक ही ऐसा किया था कि अब कोई गुंजाइश नहीं रह गई थी। हाँ, बस कुछ अनोखे वसवसे जहन में एक अजीब सा दबाव दिल पर था कि न जाने आइंदा ज़िंदगी कैसी गुजरेगी, लेकिन हिम्मत तो करनी थी। मैं दिल मजबूत करता रहा। कंपार्टमेंट में दूसरे मुसाफिर भी थे, नई नई शक्लें, भांत भांत के लोग। मैंने एक एक चेहरे का जायज़ा लिया। बेजार चेहरे फिक्रों में डूबे हुए। हर शख्स के साथ कोई ना कोई उलझन है, और मैं भी इंसान हूँ, तन्हा हूँ। मेरी ज़िंदगी को क्या खदशात लाहक हो सकते हैं। मैं सोने की कोशिश करने लगा और क्या सुकून की नींद आई। दूसरे दिन सुबह ही आँख खुली। वक्त का अंदाज़ा नहीं था, लेकिन बाहर धूप निकल आई थी। मैं उठा और बाथरूम की तरफ बढ़ा। बाथरूम पर रश था, लेकिन बहरहाल मेरी बारी भी आ गई। नाश्ते का वक्त था और डाइनिंग कार के बहरे नाश्ते के आर्डर लेते फिर रहे थे। इस वक्त मैं घर पर सबके साथ नाश्ता करता, लेकिन किसी निगाह में कोई मोहब्बत या इस्तकबाल नहीं होता था, बस एक मामूल की ज़िंदगी। अचानक एक आवाज़ आई, अस्सलाम वालेकुम। ख्याल हुआ कि शायद मुखातिब मैं ही हूँ। पलट कर देखा तो एक शरीफ सूरत बुजुर्ग मेरी तरफ मुतवज्जो थे। दाढ़ी रखी हुई थी, मुनासिब लिबास था। मैंने वालेकुम अस्सलाम कहा और उन बुजुर्ग को मैं पहले भी इस रेल में देख चुका था। कहने लगे, मियां चेहरे शनासी में थोड़ी सी दस्तरस रखता हूँ। अंदाज़ा हुआ है कि शरीफुल नफ्स इंसान हो। अभी कई घंटों की मुसाफिर बाकी है, क्यों ना एक दूसरे से तारुफ हासिल करके लुत्फ़ सफ़र उठाया जाए। फिर सोचा, नई ज़िंदगी शुरू कर रहा हूँ, नए लोगों से वास्ता पड़ेगा। फिर इब्तिदा इन बड़े मियाँ से ही क्यों ना की जाए। मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। खुशबख्ती होगी जी मेरी बुजुर्गवार, मैंने कहा। खूब, तो फिर नामों का तबादला किया जाए। मैंने कहा, मुझे सरफराज कहते हैं। वो कहने लगे, खाकसार को रशीदुद्दीन के नाम से पुकारा जाता है। उन्होंने हाथ बढ़ाया और मैंने उनसे मुसाफा किया। खुश मिजाज आदमी मालूम होता था। तो मियाँ, ये तो मराला हुआ तारफ़ का, और उसके बाद बात नाश्ते तक पहुँचती है, और नाश्ता मेरे पास तैयार है। क्या मुझे तकल्लुफ़ करने की इजाज़त है? मैंने मुस्कुराते हुए कहा। नाश्ते के बाद कर लेना, वक्त हो चुका है। रशीदुद्दीन ने अपने बराबर से टिफ़िन कैरियर उठाते हुए कहा, और फिर उन्होंने जगह खाली करके टिफ़िन कैरियर दरमियान में रखा और उसके डब्बे खोलने लगे। भुना हुआ कीमा और पुरियां थी जो ठंडी हो गई थी। बहरहाल नाश्ता बुरा नहीं था। नाश्ते के दौरान खामोशी रही। सिर्फ एक बार रशीदुद्दीन साहब ने बैरे को चाय के लिए बुलाया। नाश्ते के बाद चाय, और फिर बड़े मियाँ ने टिफ़िन उठाकर रख लिया। हाँ मियाँ, तो अब तुमने मेरा नमक खा लिया है। वैसे कीमे में नमक खासा तेज़ था, लेकिन अच्छा है, इसकी मुनासिब मिकदार तुम्हारे मैदे में पहुँच गई। हाँ, तो मैं कह रहा था कि इस वजह से मेरा तुम पर कुछ हक भी हो गया है, इसलिए मैं तुम्हारे बारे में मालूमात लेना चाहता हूँ। मैंने कहा, क्यों नहीं, तो बताओ। बड़े मियाँ अजीब अंदाज में बोले तो मुझे हंसी आ गई। क्या बताऊँ? इस पर यह भी मुझे बताना पड़ेगा। खैर, चंद लम्हात की मोहलत दो, मैं ज़रा अपने जहन में सवालात तरतीब दे लूँ, उन्होंने कहा, और थोड़ी देर के लिए खामोश हो गए। मैं उन्हें मुस्कुराते हुए देखता रहा। हाँ भाई, सवाल नंबर 1, तुमने अपना नाम क्या बताया था? सरफराज? जी, सरफराज ही नाम था। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। और बाप का नाम क्या है? जी, मैंने किसी कदर झिझकते हुए कहा। हाँ, उनका भी कोई नाम तो होगा ना मियाँ? जी हाँ है। अच्छा, तो बताओ। जी, तौकीर अहमद खान। बहुत खूब, रशीदुद्दीन उछलते हुए बोले। सवालात ज़रा टेढ़े होते जा रहे थे। मियाँ, कहाँ के रहने वाले हो? मुझे इसमें मोहतात रहने की क्या ज़रूरत थी? मैंने झूठ का सहारा लिया और ख़ुद को इरशादाबाद का रहने वाला बता दिया। अपने बारे में भी तो कुछ बताइए बुजुर्गवार। अरे मियाँ, इस बुढ़ापे में क्या बताएं, बताने के काबिल तो कभी थे। बहरहाल आपका ये खादिम मुलाजिम पेशा है। नवाब फैरुज़ुद्दीन के साथ 24 साल से हूँ। बड़ा कारोबार है, मैं भी देखभाल करता हूँ, लेकिन इस काबिल कहाँ। लेकिन नवाब साहब आखिरी दम तक मुझे छोड़ते नज़र नहीं आते। उनकी कोठी से मुल्हिका इमारत में रहता हूँ। घर कैसे ताल्लुक़ है उनसे? बस क्या बताऊँ, नवाब साहब तो आवारागर्द हैं, कभी यहाँ और कभी वहाँ। बीवी बच्चे मुझे संभालने पड़ते हैं। नवाब साहब मेरी वजह से ही घर में मुतमईन हैं। अच्छा, तो बड़ी खुशी हुई बुजुर्गवार आपसे मिलकर। तुम्हारी शख्सियत तिश्ना रह गई। मेरी शख्सियत ही क्या है रशीद साहब, दूसरे बहुत से नाकारा नौजवानों जैसा मैं भी एक नौजवान हूँ, कोई काबिल ज़िक्र हैसियत नहीं रखता। रशीद साहब गर्दन हिलाकर बोले, समझ गया। वो बच्चों की सी शौकी से बोले, क्या समझ गए बुजुर्गवार? अरे यही मियाँ कि तुम बेकार हो और किसी नौकरी की तलाश में हो। मेरे होंठों पर मुस्कुराहट आ गई, ताहम उनकी बात किसी हद तक ठीक थी। मैंने खामोशी से गर्दन हिलाई और रशीदुद्दीन साहब खुश हो गए। मियाँ, आखिर जहाँ दीदा हूँ, धूप में बाल सफ़ेद नहीं किए, उड़ती चिड़िया के पर गिन लेता हूँ।
ये सब कुछ तो तुम्हारे चेहरे पर लिखा है। मैं मुस्कुराने के अलावा और कुछ नहीं कर सका, मगर वो बोले, बात सुनो मियाँ जी, दिल्ली में तुम्हारे कोई अजीज़ या रिश्तेदार हैं? नहीं तो, मैंने उनकी शक्ल देखकर कहा। आपको क्यों ख्याल पैदा आया? अरे मियाँ, तो फिर रहोगे कहाँ पर? बुजुर्गवार, दिल्ली में होटल भी तो हैं, किसी होटल में रह लूँगा। अरे होटल में रहोगे तो खर्चे कहाँ से करोगे, परेशानियाँ बढ़ जाएंगी। बुजुर्गवार, मेरे पास कुछ पैसे हैं। ठीक है मियाँ, शक्ल से शरीफ मालूम होते हो। होटल में रहना तुम्हारा ठीक नहीं रहेगा। मेरा ख्याल है कि तुम्हारे रहने का बंदोबस्त मैं करता हूँ। जब तक मुलाजमत ना मिले पैसे संभाल कर रखो। मुलाजमत ऐसे ही नहीं रास्ते में पड़ी कि हाथ लग जाए। मैं भी कोशिश करूँगा तुम्हारी मुलाजमत की, और तुम भी। मैंने कहा, आपके खलूस का बहुत शुक्रिया बुजुर्गवार, लेकिन आपके एहसान का बोझ मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूँगा। हाँ, दिल्ली में रहकर आपसे मुलाकात ज़रूर करता रहूँगा। मियाँ, तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं, मैं भी घर गृहस्थी वाला इंसान हूँ। अपनी इज़्ज़त का भी एहसास है, लेकिन कुछ सोच कर तुमसे कह रहा हूँ। तकल्लुफ़ ना करो, दिल को भा गए हो, इंसानियत कबूल ना करोगे तो मुझे दुख होगा। अरे मियाँ, बहुत खुशी हुई जो तुमने मेरा मान रख लिया। दिल्ली के मकामात शुरू हो गए और फिर थोड़ी देर बाद ट्रेन स्टेशन की हदूद में दाखिल हुई। ट्रेन रुकने के बाद रशीदुद्दीन साहब नीचे उतरे। उनका सामान भी थोड़ा सा था और मैं तो था ही बेसरो सामान। बाहर आकर एक तांगा रोका और रशीदुद्दीन साहब ने तांगे वाले से कराल बाग चलने को कहा। दिल्ली की कुशादा सड़कें मेरे सामने थी। बचपन में यहाँ एक बार आया था, सही शक्ल भी याद न थी। दिलचस्पी से हर चीज़ को देखता रहा। नवाब फैरुजुद्दीन की कोठी पहुँच गए। कोठी बेहद शानदार थी। सामने का हिस्सा खूबसूरत था, लेकिन तांगा सामने नहीं रुका। वो कोठी के पिछले हिस्से चल पड़ा। पीछे भी एक छोटी सी इमारत थी जो शायद कोठी से मिली थी। तांगा इसी इमारत के सामने रुका। रशीदुद्दीन साहब ने जल्दी से पैसे निकालकर तांगे वाले को दिए और फिर अपना छोटा सा सूटकेस निकालते हुए बोले, आओ मियाँ, चले आओ। और मैं तवील सांस लेकर उनके साथ उनके मकान की ड्योढ़ी में दाखिल हो गया। रशीदुद्दीन साहब की वजह से मुझे फ़िलहाल दिल्ली में एक जाए पनाह मिल चुकी थी। दोस्तों, ये कहानी जारी है। नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए कहानी आपको कैसी लगी, और इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए। हमारे चैनल हैदर वाइस को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।